स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज की कहानी माँ अन्नपूर्णा की कहानी है। अन्न की देवी अन्नपूर्णा अपने भक्तों पर बहुत प्रसन्न होती हैं। यदि भक्त अपनी माँ का सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, अन्न की उनका सम्मान करते हैं, तो माँ कभी भी अपने भक्तों पर रुष्ट नहीं होती। परंतु जिस घर में अन्नपूर्णा का अपमान होता है, अर्थात अन्न का अपमान होता है, अन्न को व्यर्थ किया जाता है, तो वहाँ पर माँ अन्नपूर्णा वास नहीं करती है। माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। इस खूबसूरत कहानी के बाद हम जानेंगे कि क्यों हिंदू धर्म में महिलाएं आटा गूंदने के बाद उस पर अपनी हाथ की यानी उंगलियों के निशान की छाप छोड़ती हैं। तो आइए अपनी कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय पहले की बात है। एक नगर में साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। वो अत्यंत धनी और हर तरह से व्यवहार कुशल थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। उनकी एक पुत्री थी। पुत्री भी अपने माता पिता की भांति ही बहुत ही अच्छे स्वभाव की, कुशल, सर्वगुण संपन्न और गृह कार्य में दक्ष थी। हर तरह से संस्कारवान थी। अब समय आने पर माता पिता ने अपनी पुत्री का विवाह एक अच्छे संपन्न धनी परिवार में कर दिया। परिवार के सभी लोग बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही धनवान थे। घर में किसी तरह की भी कोई कमी न थी। हर काम के लिए नौकर चाकर लगे हुए थे। परंतु घर में रसोई घर का जो काम होता है, वहाँ पर वो काम सिर्फ औरतें ही करती थी, घर की औरतें। तो अब तक बहू की सास ही वो सारा काम करती आई थी। अब शादी के बाद कुछ दिनों तक सास ने अपनी बहू को कहा कि बहू, तुम्हारी नई शादी हुई है, तो तुम अपनी शादी का जो नया जीवन है वो अपना सुखी से व्यतीत करो, तुम्हें काम बाद में कर लेना। तो कुछ दिन बहू बहुत खुशी से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को व्यतीत करती है और बहुत ही खुश होती है। अब कुछ दिनों के बाद बहू को लगता है कि उसे अपने घर की जिम्मेदारियां ले लेनी चाहिए। तो वो सासू माँ के पास जाती है और कहती है कि अब आप मुझे भी घर की कुछ जिम्मेदारियां दे दीजिए और आप आराम से अब रहिए। तो सास यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। सास स्वभाव से बहुत ही अच्छी होती है और सास बहू में बहुत ही अच्छे से बनती है। तो बहू अपनी जिम्मेदारियां निभाने लग जाती हैं। वैसे तो घर में नौकर चाकर थे हर काम के लिए, परंतु रसोई घर का काम ही काम था जिसे बहू को निभाना पड़ता था। अब बहू बहुत खुशी से अपना काम, अपना दायित्व संभाल लेती है और खुशी से जुट जाती है सबके लिए खाना बनाने के लिए। वह खाना बनाने का कार्य आरंभ करती है। सबके लिए खाना बनाती है और खाना सबको परोस देती है और खुद भी स्वयं आखिर में खाने के लिए बैठ जाती है। पुराने समय में ऐसा ही होता था। बहुएं पहले खाना बनाती थी और सबको खिलाने के बाद ही खुद खाती थी। यह एक माँ अन्नपूर्णा की निशानी माना जाता है। तो इस प्रकार से बहू सबके लिए स्वादिष्ट खाना तैयार करती है और सबको बहुत ही खुशी से परोस देती है। सब लोग बहुत खुश होकर खाना खाते हैं। अब जब सब खाना खाकर चले जाते हैं तो बहू सोचती है कि मैं भी खाना खा लेती हूँ। जब वो खाने के लिए बैठती है तो वो रोटी का डब्बा खोलती है, तो डब्बे में से उसके लिए रोटियां ही नहीं बचती। तो वो थोड़ा दुखी हो जाती है। तो वो बाकी चीज़ें खाकर, पानी पीकर अपना पेट भरकर सो जाती है। अब दूसरे दिन वो फिर से रसोई घर जाती है और वहाँ पर खाना तैयार करती है। परंतु यह क्या, सबके खाना खाने के बाद जैसे वो खाना खाने बैठती है, फिर से रोटियां कम पड़ जाती हैं और सब्जी दाल भी कम पड़ जाती है। यह देखकर बहू फिर से सोच में पड़ती है, परंतु लगता है शायद वो नई है, नया घर है, तो यहाँ पर उसे खाने की मात्रा का समझ में नहीं आ रहा है, तो कल से ज़्यादा सामान लेकर खाना बनाएगी। अब अगली बार से बहू सोचती है कि अब से मैं ज़्यादा सामान खाना लेकर बनाऊंगी और इस तरह से वो हर चीज़ मात्रा में अधिक लेती है, अधिक मात्रा में आटा लगाती है, अधिक मात्रा में सब्जियां, दाल सब कुछ बनाती है। परंतु फिर भी उसकी जो सोच होती है वो देखकर विस्मय हो जाती है कि अब भी उसके लिए खाना नहीं बच रहा। कभी तो खाना बिल्कुल ही नहीं बचता। अगर उसकी किस्मत थोड़ी अच्छी होती है तो कभी आधी रोटी, कभी एक रोटी मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी वो पेट भर कर खाना नहीं खा पाती है। यह देखकर बहू बेचारी बहुत कमज़ोर होने लगती है, बहुत सोच में पड़ जाती है कि ऐसा हो क्या रहा है उसके साथ। परंतु नई नवेली होती है, शर्म और लाज के मारे किसी को कुछ बता भी नहीं पाती। तो इस तरह से समय बीतने लगता है। एक दिन की बात है, बहू खाना तैयार करने के लिए रसोई घर जाती है
वहाँ पर पालक काटते समय उसका हाथ चाकू से कट जाता है और खून निकलने लगता है। यह देखकर सास उसकी मरहम पट्टी करती है और फिर कहती है, बहू तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी है, तुम आटा कैसे लगाओगी अब? तुम एक काम करो, जब तक तुम्हारी चोट ठीक नहीं होती है तब तक आटा मैं लगाया करूँगी। तो अगले दिन से सास आटा लगाने लग जाती है और स्वयं ही रोटियां पकाने लग जाती है। तो बहू को लगता है तो शायद अब उसके लिए रोटियां नहीं बचेंगी आज के दिन भी। ऐसा मायूस होकर वो खाना खाने के लिए बैठ जाती हैं। जब सब लोग खाना खा लेते हैं और उसकी सास भी उसको खाने के लिए कहती है, तो बहू बहुत ही मायूस दिल से खाने के लिए बैठती है। अब वो जब खाने का डिब्बा खोलती है तो वो देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है। यह है क्या? आज उसके लिए खाना बहुत अच्छे से बचा है, पर्याप्त मात्रा में रोटियां हैं, सब्जियां हैं, दाल है, सब कुछ बहुत ही पर्याप्त है उसके लिए। तो वो बहुत ही प्रसन्न होती है और काफ़ी दिनों के बाद, बहुत सारे दिनों के बाद वो अच्छे से पेट भरकर खाना खाती है और बहुत ही तृप्त होकर खुश होती है। अब सुबह शाम सासू माँ आटा लगाती और रोटियां पकाती और खुद भी आखिर में जब खाने बैठती तो बहू को भी खाना खिलाती, तो बहू को अच्छे से पेट भरकर खाना मिलता। तो कुछ दिनों तक बहू बहुत अच्छे से पेट भरकर खाना खाती है। कब तक? जब तक उनकी सास खाना बनाती है, अर्थात रोटियां बनाती है, आटा लगाती है। अब कुछ दिनों के बाद बहू का हाथ ठीक हो जाता है। तो सास कहती हैं कि बेटी अगर तेरा हाथ ठीक हो गया तो तू आटा लगा ले और रोटियां बना ले। तो बहू कहती, हाँ हाँ माँ जी, अब से मैं आप आटा लगाया करूँगी, रोटियां बनाऊँगी। आपने बहुत दिनों तक मेरी सहायता की है, अब मैं अपने आप कर लूँगी। तो यह देखकर बहू सोचती है कि मैं भी अब से इतना ही आटा लिया करूँगी जितना सासू माँ लिया करती थी और लगाया करूँगी। अब वो खुश होकर फिर से जुट जाती है। अब जिस दिन से बहू फिर से खाना बनाने लगती है, फिर से वही क्रम चल पड़ता है जो उसका पहले था। खाना नहीं बचना, रोटियां नहीं बचनी, उसको भूखे पेट रहना, यह सब देखकर बहू फिर से सूखने लगती है। सूख कर उसका शरीर कांटे जैसा हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाती है। बेचारी किसी से कुछ कह भी नहीं पाती है क्योंकि नई नवेली थी, सोचती है नए घर में सब उसके बारे में क्या सोचेंगे। तो यह देखकर वो दुखी मन से रहने लगती है और बहुत ही मुरझा जाती है, चेहरे की आभा गायब हो जाती है। यह देखकर सास ससुर भी परेशान हो जाते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता कि बहू किस वजह से परेशान है, दुखी है। तो सास ससुर अपने बेटी यानी बहू के पति को एक दिन अपने पास बुलाकर बिठाते हैं और पूछते हैं, बेटा घर में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, हम बहू को भी थोड़ा अच्छे से ही रखते हैं, फिर क्या बात है? क्या तुम्हारी और बहू की कुछ बात हुई है? तुम्हारी कुछ लड़ाई झगड़ा होता है जो बहू इस तरह से कमज़ोर होती जा रही है, वो खुश नहीं दिखती है? तो बेटा भी कहता, नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो उसे हर प्रकार से खुश रखने का प्रयास करता हूँ। तो सास कहती है, मुझे लगता है बहू को उसके मायके की याद आ रही है, तो काफ़ी दिन हो गए हैं, तो बेटा तो एक काम कर, बहू को उसके मायके मिला ला तो वो खुश हो जाएगी और कुछ बात होगी तो वो अपने माता पिता से कह देगी ताकि वो भी अपना मन हल्का कर सके। अब बेटा अपनी बहू को लेकर चला जाता है अपने ससुराल यानी बहू के मायके। वहाँ जाकर बेटी सभी से बहुत खुशी से मिलती है, पर माता पिता उसका शरीर देखकर, उसके चेहरे की आभा गायब होते देखकर पूछते हैं, बेटी तू इस तरह से कमज़ोर क्यों हो रही है? क्या बात है जो तुझे खाई जा रही है? तेरा शरीर इतना दुर्बल कैसे हो रहा है? तेरा चेहरा कैसे मुरझा रहा है? बेटी हमने तो तेरा घर बहुत देखकर ही निश्चय किया था और तेरी शादी बहुत ही अच्छे घर में की थी, तो हमें पता अगर कुछ कमी है तो कुछ बात है तो जो तेरे दिल को खा रही है। यह सुनकर बेटी सोच में पड़ जाती है और सोचती है मैं कहूँ या ना कहूँ। तो आखिर में माता पिता के बार बार पूछने पर बेटी कह ही डालती है। वहाँ पर पास में ही उसकी दादी बैठी होती है, तो बेटी बताती है किस प्रकार से जब वो खाना बनाती है तब उसके लिए खाना नहीं बचता है, परंतु जब सास खाना बनाती है तो पेट भरकर तृप्त होकर खाना खा पाती है। यह क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यह सोचकर बेटी सोच में पड़ जाती है। यहाँ पास में बैठी दादी माँ सब समझ जाती है। दादी कहती है, बेटी यूँ तो हमें पता है हमें क्या तुझे बताना है, सलाह देनी है, पर बात तेरे ससुराल की है,
वहाँ पर हम अपनी मनमर्जी से सलाह देना सही नहीं समझते। तो तू एक काम कर, तू ये बात अपनी सास को बता देना, तेरी सास सब समझ जाएंगी। तो बहू खुश हो जाती है, उनकी बेटी बहुत खुश होती है और यह जो सोचकर वो अपनी सास के पास जाती है, तब वो अपनी सारी जो व्यथा होती है वो कह डालती है। यह सुनकर सास सोच में पड़ जाती है और कहती है, बहू ये तो मेरी ही गलती है जो मैंने तुझे अपने घर के नियमों से, अपनी रसोई घर के नियमों से अवगत नहीं कराया है। दरअसल बात यह है कि जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं रसोई घर में सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा को नमस्कार करती हूँ, उनका सच्चे मन से सम्मान करके खाना बनाती हूँ। और जब मैं आटा गूंथती हूँ तो विशेषकर ये काम मैं करती हूँ कि जब मैं आटा गूंद लेती हूँ, आटा लगा देती हूँ, उसके ऊपर अपनी उंगलियों के निशान छाप देती हूँ, जो कि माँ अन्नपूर्णा का एक सूचक होते हैं। घर की गृहिणी को अन्नपूर्णा समझा जाता है। तो इस तरह से आटा पे उंगलियां लगाने से घर में बरकत होती है, खाने में बरकत होती है, कमी ही नहीं होती, सेहत मिलती है। तो ये गलती मेरी ही है, मुझे तुझे ये बता देना चाहिए था। यह सोचकर बहू खुश हो जाती है कि उसे अपनी समस्या का निदान मिल गया है। तो सास आपसे कहती है, जब तू आटा लगाए उसके बाद अपनी उंगलियों के निशान वहाँ पर लगा देने हैं ताकि घर में बरकत हो। अगले दिन से बहू जब खाना बनाती है तो वो सास के बताए हुए सारे नियम पूरे करती है और वैसे ही खाना बनाती है। तो ये देखकर सोच में पड़ जाती है और बहुत आश्चर्य में पड़ती है कि अब ये क्या हो रहा है। कम सामान लेने के बाद भी खाना बहुत ज़्यादा बना है, मतलब पर्याप्त मात्रा में बना है सबके लिए। वह देखकर बहू बहुत खुश होती है और माँ अन्नपूर्णा के सामने नतमस्तक हो जाती है। हे प्रभु, आपने जैसा बहू के साथ पहला किया वैसा किसी के साथ ना करना। जैसा माँ अन्नपूर्णा बहू पर बाद में प्रसन्न हुई वैसा सब पर होना। तो अभी आपको बताते हैं आटे पर उंगलियां क्यों लगाते हैं। जब आटा लगा लेते हैं और अगर हम उस पर उंगलियों के निशान नहीं लगाते हैं तो ये पिंड जो होता है ये पिंड माना जाता है, जो हम पितरों को भोग लगाते हैं। तो पितरों को संकेत जाता है कि ये उनके लिए है। परंतु जब घर की औरतें, घर की महिलाएं, गृहिणियाँ उस पर अपने हाथ की छाप छोड़ देती हैं तो ये पितरों को एक संकेत प्राप्त होता है कि ये उनके लिए भोग नहीं है, ये घर के सदस्यों के लिए भोग है। और इसी प्रकार घर की स्त्रियों को अन्नपूर्णा का रूप माना जाता है, उनको देवी का रूप माना जाता है। तो वो अपनी छाप अपने खाने पर छोड़ती हैं, आटे पर छोड़ती हैं, ताकि माँ अन्नपूर्णा का उसका संकेत होता है। माँ अन्नपूर्णा इससे खुश होती हैं, घर में बरकत होती है, सेहत मिलती है। जो भी खाना बनाया जाता है उसमें सबकी सेहत होती है, तरक्की मिलती है, घर में सुख शांति होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य होता है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा, जिनको नहीं पता था, कि आटे पर उंगलियां क्यों लगाते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इसको आपको लाइक और शेयर करना है। कृपया करके इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी कहानियाँ और भी मिलेंगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।